जय हिंद दोस्तों, रितम में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमारे कर्तव्य और अधिकार का आखिरी पार्ट है और ये हमारे यूनिट 1 की भी आखिरी वीडियो है। इसके साथ हम यूनिट 1 कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में हमने धर्म सूत्र में नागरिकों के और राजा के क्या अधिकार हैं उस पर चर्चा की है। इसमें आपको सब कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसका एसेंस समझिए ताकि एग्ज़ाम में आपको जो जो पॉइंट्स रिकॉल हो आप उसका जिस्ट लिख पाएँ। ये सब बहुत जनरल बातें हैं, इसका हर पॉइंट का हमने कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस भी बताया है ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि जब आपको रिलेटेबल लगेंगी चीज़ें तो आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सिटीजन्स राइट्स। तो जब हम राइट्स की बात करते हैं, एक इंसान की ज़िंदगी राइट्स के बिना सोचना मुश्किल है। किसी भी देश का अल्टीमेट गोल होता है कि हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी का पूरा विकास हो। इसके लिए देश अपने सिटीजन्स को कुछ फैसिलिटीज़ और राइट्स देता है। राइट्स का अगर हम मतलब देखें तो वो होता है कि एक दूसरे की लाइफ को रिस्पेक्ट करना, और इस रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए हर इंसान के ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। अधिकार शब्द अगर आप देखें तो ये प्रीफिक्स अधि और रूट क्री से बना है, जिसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी। तो राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ऑल्दो स्क्रिप्चर्स ने ड्यूटीज़ पर ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया है, लेकिन ये ड्यूटीज़ आर्बिट्ररीली या फिर किसी के राइट्स को छीन कर इम्पोज नहीं की गई थी। इन स्क्रिप्चर्स में राइट्स के प्रोटेक्शन को क्लियरली दिखाया गया है, और अगर कोई किसी के राइट्स को वायलेट करे तो उसके लिए पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह डेवलप हो चुका था। पहले बात करते हैं पॉलिटिकल राइट्स की। राइट्स ऑफ द किंग। तो किंग का पहला राइट है राइट टू कलेक्ट टैक्स। तो एक शासक होने के नाते और गवर्नेंस की जिम्मेदारी के चलते राजा के पास कुछ खास अधिकार होते थे। अब गवर्नेंस के लिए रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, तो रिसोर्सेज की नीड को फुलफिल करने के लिए और सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देने के बदले में राजा को उन पर टैक्स लगाने का अधिकार था। सो प्रोटेक्शन एंड टैक्सेशन वर इंटरकनेक्टेड एज ड्यूटी एंड राइट। राजा के लिए लोगों की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य था और उसके बदले में टैक्स लेना उसका अधिकार था, और सिटीजन्स के लिए सुरक्षा और न्याय मिलना उनका राइट था और टैक्स देना उनकी फंडामेंटल ड्यूटी माना जाता था। राजा जो था वो समाज के चारों वर्णों की रक्षा करता था, इसलिए उनकी इनकम का 1/6 हिस्सा जो है वो राजा को मिलता था, और उसके बदले में लोगों को प्रोटेक्ट करने के बदले में उनके एग्रीकल्चर का, ट्रेड का शेयर भी राजा लेने का हक रखता था। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कुछ भी राजा को टैक्स के रूप में मिलता था वही उसकी जीविका का साधन होता था, मतलब वही उसका लाइवलीहुड होता था, उसकी इनकम आप समझ लीजिए। बौधायन ने कहा है कि राजा नए टैक्स लॉज बना सकता था, बशर्ते वो उतना ही टैक्स लगाए कि टैक्स पेयर और उसके प्रोफेशन को हार्म ना हो। लेकिन इस राइट के साथ एक एसोसिएटेड ड्यूटी भी जुड़ी हुई थी। वो ये थी कि जो वेल्थ राजा को टैक्स के रूप में मिली थी वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। वशिष्ठ धर्मसूत्र के अनुसार जैसे बच्चे अपनी माँ को पैसे लाके देते हैं और माँ उनकी भलाई के लिए ही वो पैसे खर्च करती है, वैसे ही राजा को भी लोगों की भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ही टैक्स का पैसा खर्च करना चाहिए। तो ये राजा के ऊपर एक ड्यूटी थी। इन बातों का आज भी रेलेवेंस है, क्योंकि आज के समय में आप देखते हैं टैक्स पेयर का पैसा कई बार कुछ एमपीज़ द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। इससे पब्लिक ट्रस्ट कम होता है और पब्लिक वेलफेयर के लिए जो यूज़ होने वाले फंड्स हैं वो किसी और चीज़ में डाइवर्ट हो जाते हैं। तो अगर उस समय में राजा के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि वो टैक्स को कैसे यूज़ करेगा, वैसे ही आज भी सरकारों को टैक्स पेयर का पैसा उन्हीं की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सरकारों के ऊपर भी ये लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। दूसरा है राइट ओवर ओनरलेस प्रॉपर्टी। तो राज्य में जो भी हिडन ट्रेजर्स होते थे या अबैंडन्ड प्रॉपर्टी है या ओनरलेस प्रॉपर्टी होती थी, उस पर राजा का अधिकार होता था। ऐसी प्रॉपर्टी को राजा एक्वायर करके स्टेट के वेलफेयर के लिए यूज़ करता था। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर ओनरलेस प्रॉपर्टी को राज्य क्लेम नहीं करेगा तो लोगों के बीच झगड़े और लूटपाट होने का खतरा बढ़ जाता था। दूसरी बात कि धर्मसूत्र कहता है कि अगर किसी इंसान को कोई खोई हुई चीज़ मिली है जिसके मालिक का नहीं पता है तो वो राजा को उसे सूचित करना होगा। फिर राजा जो है उस चीज़ को अपने पास सुरक्षित रखेगा और उसके ओनर का वेट करेगा 1 साल तक।
1 साल तक भी अगर उस इंसान का ओनर नहीं आया या कोई उस पे अपना राइट क्लेम नहीं आया करने आया, तो उस जो भी वो चीज़ है उसकी वैल्यू का 1/4 हिस्सा जो है वो उस इंसान को दिया जाएगा जो वो चीज़ ढूंढ के लाया था, उसको उसकी ऑनेस्टी का रिवॉर्ड मिलेगा। और जो बचा हुआ 3/4 पोर्शन है वो राजकोष में यानी स्टेट ट्रेजरी में डाल दिया जाएगा, ताकि उसका उपयोग जो है वो पूरे स्टेट के, समाज के वेलफेयर के लिए किया जा सके। ये सोच आज भी बहुत मायने रखती है। ये अप्रोच उन लोगों में ईमानदारी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पेक्ट फॉर ओनरशिप को इनकरेज करती है। जब भी कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसके मालिक का नहीं पता है, तो उसे तुरंत अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि उसका सही उपयोग हो सके, उसका जस्ट एंड सोशल यूज़ हो सके। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसमें फाइंडर्स कीपर प्रिंसिपल देखने को मिलता है, जहाँ लॉस्ट प्रॉपर्टी को लोग बिना सोचे समझे अपना बना लेते हैं कि फाइंडर इज़ द कीपर, मतलब जिसने ढूंढ लिया वो उसी का हो गया। तो ये नज़रिया जो है ये करप्शन और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को और लीगल राइट्स को कमज़ोर करता है। इसीलिए जो भारतीय दर्शन है, जो कलेक्टिव वेलफेयर और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देता है, आज भी एक एथिकल और बैलेंस सोसाइटी बनाने के लिए बहुत रेलिवेंट है। तीसरा आता है राइट टू पनिश। तो राजा के पास दंड देने का यानी पनिशमेंट देने का इनहेरेंट राइट होता था। इसका मेन पर्पस था कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों को अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करना और न्याय और धर्म को स्थापित करना। इसी वजह से राजा का एक टाइटल हुआ करता था दंडधारा, यानी जो दंड का प्रभारी हो। सिर्फ राजा के पास ही क्रिमिनल्स को पनिश करने का राइट था। लेकिन इस अधिकार का उपयोग राजा को बिना किसी पक्षपात के या बिना पर्सनल प्रेजुडिस के करना होता था। पनिशमेंट सिर्फ धर्मशास्त्र के अनुसार और नेचर ऑफ क्राइम के हिसाब से ही देना ज़रूरी था। राजा को गवर्नेंस के लिए एक्सटेंसिव राइट्स तो दिए गए थे, लेकिन इनके मिसयूज़ को रोकने के लिए धर्मसूत्र ने कुछ बाउंड्रीज भी फिक्स की थी। सो द किंग वॉज बाउंड बाय द लिमिट्स ऑफ धर्मा, और अगर राजा इन सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उसे पाप माना जाता था। तो जैसा राजा का व्यवहार होता था वैसे ही प्रजा भी उसको फॉलो करती थी। इसीलिए राजा का आचरण आदर्श और नैतिक हो, ये बहुत ज़रूरी था। दूसरा ये कि राजा अपने फैसले तभी ले सकता था जब वो वेद, धर्मशास्त्र, वेदांग, पुराण और जो भी सामाजिक परंपराएं हैं उनके अनुसार हो। और ये भी ज़रूरी था कि राजा जो है वो धर्मशास्त्र के जो विद्वान लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उनकी सलाह लेकर ही कोई निर्णय ले। आज अगर हम देखें तो प्राचीन भारत के जो एथिकल रूल्स थे और धर्म के सिद्धांत जो हैं वो आज के समय में भी मॉडर्न गवर्नेंस में बहुत रेलिवेंट है। राजनीति जो शब्द है, राजनीति का मतलब होता है नीति पूर्वक राज करना, लेकिन आज उसका मतलब हो गया है राज करने के लिए नीति बनाना। तो राजनीति का सही मायना समझना ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है। तो जैसे प्राचीन जो है राजा धर्म के नियम से बंधा होता था, वैसे ही आज के लीडर्स और गवर्नमेंट्स को भी संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितनी भी पावर में हो, वो लॉ से ऊपर नहीं होता। तो ये सब प्रिंसिपल्स हमें याद दिलाते हैं कि सत्ता का उपयोग हमेशा जिम्मेदारी, विवेक और न्याय भावना से, जस्टिस की भावना के साथ ही करना चाहिए। प्राचीन और आधुनिक दोनों युगों में इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि सच्ची लीडरशिप तभी होती है जब उसमें न्याय हो, संयम हो और अकाउंटेबिलिटी हो। अब आते हैं सोशल राइट्स पे। तो सोशल राइट्स में पहले हैं हस्बैंड वाइफ के राइट्स। तो पति पत्नी मिलकर परिवार की यानी जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है उसकी बेसिक यूनिट बनाते थे। पत्नी को जो है सभी रिचुअल्स में, यज्ञ वगैरह में भाग लेने का पूरा अधिकार था। दोनों साथ में इक्वली सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे और बिना पत्नी के धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माने जाते थे। पत्नी को इसीलिए अर्धांगिनी कहा जाता था, यानी पति का आधा भाग। सो दे वर कंसिडर्ड 2 इक्वल हाफ्स ऑफ अ सिंगल एंटिटी। तो शादी के बाद पत्नी को मतलब प्रॉपर्टी में और पुण्य में भी समान अधिकार दिया गया था, यानी वो सिर्फ जीवन साथी नहीं थी, वो समान अधिकारी भी थी। वेल्थ और प्रॉपर्टी में वो इक्वल ओनरशिप रखती थी। और परिवार में पति का कर्तव्य था कि वो पत्नी को उच्च स्थान दे, मतलब वाइफ को अपर स्पेस दे फैमिली में। इतना तक कि पत्नी के बिना कोई भी धार्मिक कार्य जो है वो अधूरा माना जाता था। ये चीज़ ये बताती है कि उस समय भी महिलाओं का कितना महत्व था और उनका कितना सम्मान हुआ करता था। आज की सोसाइटी में अगर हम देखें तो जेंडर इक्वालिटी एक कोर प्रिंसिपल है जो सदियों पहले भी एग्जिस्ट करता था। हमारी सोसाइटी एक मिसोजिनिस्ट सोसाइटी नहीं थी जैसा हमें दर्शाया जाता है।
आज भी आप देख सकते हैं कि साउथ इंडिया के कई मंदिरों में आज भी ऐसा नियम है कि पत्नी के बिना पति की एंट्री मंदिर में अलाउड नहीं है। तो ये दर्शाता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, वो दोनों इनसेपरेबल हैं, और फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज का बैलेंस कितना ज़रूरी है। सो विमेन वर ऑलवेज कंसिडर्ड एसेंशियल, दे वर नॉट सेकेंडरी, जो आज की विमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट्स भी जो है स्ट्रांगली एडवोकेट करती हैं। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ एनिमल्स। तो धर्म सूत्र में एनिमल्स को भी सिटीजन्स माना गया था। ये एक बहुत यूनिक चीज़ है जो कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, कि एनिमल्स को सिटीजन्स माना गया था और उनके राइट्स भी एक्नॉलेज किए गए थे उस ज़माने में भी। पशुओं के भी अधिकार होते हैं और इंसानों को उन्हें हानि पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। इंसान की ये नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पशुओं के अधिकारों की रक्षा करे। आज भी जैसे रिसेंट एक जलीकट्टू जजमेंट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट्स ऑफ एनिमल्स आर इक्विवेलेंट टू द राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेज की है। तो एनिमल राइट्स को हमेशा से जो है इंडियन फिलॉसफी में एक्नॉलेज किया गया है, और पूरी दुनिया में शायद कहीं देखने को ना मिले, लेकिन ये भारत में था और आज भी है कि हर गांव में एक स्थान, एक एरिया जो है वो चरागाह के रूप में रखना अनिवार्य है। उस क्षेत्र पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, वहाँ गांव भर के जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो चरने आते हैं, और ये स्थान जो है वो गांव के नक्शे में भी विस्तृत रहता है। इससे ये सुनिश्चित होता था कि गांव ने पशुओं के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा है, उनको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि राइट टू लाइफ एनिमल्स का भी है। तो पशु पक्षी कैसे सरवाइव करेंगे, ये समाज की और राज्य की भी जिम्मेदारी है, और इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। इससे पशुधन या लाइफ स्टॉक बढ़ता है, जो एनिमल हस्बेंड्री और रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है। आज भी आप देख सकते हैं एनिमल वेलफेयर के लिए कई स्कीम्स आती हैं, जैसे कामधेनु योजना, पशु आधार और गौशाला वगैरह बनाना, ताकि उनके हेल्थ, शेल्टर और न्यूट्रिशन वगैरह इन सबको इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों को विद्या का अधिकार। तो ये एक प्रिविलेज नहीं था, ये हर स्टूडेंट का, सबका राइट था। तो उस समय जो है गुरुकुल व्यवस्था चलती थी, और इस प्रणाली में छात्र अपने गुरु के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। तो इस सिस्टम में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हुआ करती थी। अगर किसी विद्यार्थी को दूसरा शिक्षक समझ में आ रहा है, तो वो उसे ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी कि जिस भी शिक्षक के पास वो जाना चाहे वो उससे जाके शिक्षा ग्रहण करे, और वो गुरु उसे शिक्षा देने के लिए मना नहीं कर सकता था। तो वो अपने कन्वीनियंस, अपने डिज़ायर के हिसाब से एजुकेशन रिसीव कर सकता था गुरुओं से। दूसरा है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी लोगों को समान शिक्षा दी जाती थी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेटस। ये सिस्टम इंक्लूसिव भी था। बहुजन समाज और महिलाओं को शिक्षा से वंचित नहीं रखा गया था। विद्या की अंतिम सीमा यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन महिलाओं को और वर्ण व्यवस्था में जो न्यूनतम श्रेणी के लोग थे उनको दी जाती थी। तो कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं होगा, इसका पूरा ध्यान भारतीय शिक्षा प्रणाली में रखा गया था। फिर एम्प्लॉयमेंट राइट्स की भी बात की गई है कि जो स्नातक होते हैं यानी ग्रेजुएट्स, उनका राइट टू एम्प्लॉयमेंट था, और राजा का कर्तव्य था कि लोगों की एजुकेशन पूरी होने पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट या जीविका का साधन दे। आज के टाइम हम देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन वो इसी से रेजोनेट करता है कि सबको एजुकेशन का इक्वल एक्सेस मिले। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसीलिए लाई गई ताकि स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग हो और फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाया जाए। हम देखते हैं स्कीम्स जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी स्कीम्स लाई जाती हैं जिससे एजुकेशन में जेंडर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जा सके। तो हमारी जो एंशंट हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी हमारी करंट प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है, जैसे टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, स्टूडेंट्स का फीडबैक मैकेनिज्म होना, एक टीचर से समझ ना आए तो आप अपनी पसंद के टीचर से जाके आप पढ़ सकें। जैसे डीयू में भी हम जानते हैं कितनी पढ़ाई होती है, तो ये सब चीज़ें डीयू में भी इम्प्लीमेंट हो तो कितना अच्छा रहेगा। फिर ड्रॉप आउट रेट्स कम करना, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, जॉब प्लेसमेंट वगैरह, इनको इंश्योर करना ताकि एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट से लिंक किया जा सके और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक कंप्लीट ओवरहॉलिंग रिक्वायर्ड है, और जो गुरुकुल प्रणाली थी उससे हम आज भी काफ़ी कुछ अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर है राइट टू सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा का अधिकार। तो ये सब पॉइंट्स मतलब जनरली आप पढ़ सकते हैं कि हर किसी को आत्मरक्षा का अधिकार था। पति का कर्तव्य था कि वो पत्नी की रक्षा करे, और समाज का कर्तव्य था कि वो महिलाओं और बच्चों की रक्षा करे, और हर किसी को आत्मरक्षा करने का अधिकार था।
महिलाएं स्वयं अपने आप का संरक्षण करने के लिए सक्षम होनी चाहिए, यानी उन्हें आत्मरक्षा का कौशल दिया जाएगा। यानी शास्त्र के साथ शस्त्रों की ट्रेनिंग भी महिलाओं के लिए प्रिस्क्राइब्ड थी। उन्हें बचपन से हथियार वगैरह चलाना सिखाया जाता था। रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब ऐसे ही रातों रात तलवार चलाना नहीं सीख गई थी। दे वर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स सिंस देयर चाइल्डहुड। तो ये चीज़ें थी। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कि कमज़ोर की रक्षा ताकतवर करेगा एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि एक सक्षम व्यक्ति किसी लाचार या कमज़ोर की सहायता नहीं करता, उसकी रक्षा नहीं करता, तो उसके लिए भी दंड प्रिस्क्राइब था। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो महाभारत की कहानी आप सबको पता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म, कर्ण, ऐसे लोग जो बहुत धर्मवान माने जाते थे, वो मौन रहे, वो चुप रहे, उन्होंने उस टाइम प्रोटेस्ट नहीं किया। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि भीष्म पितामह को सबसे दर्दनाक जो है मृत्यु मिली थी युद्ध में, क्योंकि जो इंसान पावर पोजीशन में होता है, अथॉरिटी में होता है, जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सही चीज़ करे, ये धर्म की स्थापना करे, और जब वही इंसान अपने सामने अन्याय होने देता है तो सबसे बड़ी पनिशमेंट वही डिजर्व करता है। तो ये चीज़ भी अच्छे से दर्शाई गई है महाभारत में। तो आज जो ये सब सेल्फ डिफेंस की हमने बात की, आज के टाइम भी इन सब का बहुत रेलिवेंस है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे आईपीसी में, भारतीय न्याय संहिता में, वो इन्हीं चीज़ों से जो है काफ़ी अलाइन करते हैं। नेक्स्ट है राइट टू पार्डन फ्रॉम पनिशमेंट। तो धर्म सूत्र में प्रायश्चित को एक ऐसा उपाय माना गया है जिससे व्यक्ति अपने अपराध का प्रायश्चित करके दंड से मुक्त हो सकता था और अपने अंदर मॉरल रिफॉर्म ला सकता था। तो दंड देने के बजाय, पनिशमेंट देने के बजाय सोसाइटी जो है वो इंसान को आत्मचिंतन का और सुधरने का मौका देती थी। तो प्रायश्चित जो है, प्रायश्चित व्यक्ति की अपनी चेतना से प्रेरित होता था। इसमें रिपेंटेंस यानी पश्चाताप, बाकी प्रेयर और ऑस्टेरिटी यानी प्रार्थना वगैरह और तपस्या करके इन सब के ज़रिए इंसान अपने बुरे कर्मों को, अपने मिसकंडक्ट को एक्नॉलेज करता था, स्वीकार करता था और आत्मशुद्धि की ओर बढ़ता था। तो पर्पस क्या था, मतलब पनिशमेंट का पर्पस क्या था कि भारतीय दंड की जो व्यवस्था थी उसमें बहुत ज़रूरी सिद्धांत है कि अपराधी के अंदर पश्चाताप या रिपेंटेंस होना चाहिए, यानी रिफॉर्मेशन उसके अंदर से होना चाहिए। यही दंड की जो है मेन थ्योरी है। और मॉडर्न क्रिमिनल लॉ में भी यही ज्यूरिस्प्रूडेंस रिफ्लेक्ट होता है, जैसे रिफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ओपन जेल सिस्टम, बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन, ये सब रिफॉर्मेटिव थ्योरी का ही पार्ट है ताकि ऑफेंडर को सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करने में हेल्प हो, उसमें इनर रिफॉर्म और रियलाइजेशन इंड्यूस हो। यही सब जो है ये प्रायश्चित का कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं विमेन राइट्स पे। तो महिलाओं के लिए कुछ कर्तव्य प्रिस्क्राइब किए गए थे और कई अधिकार भी उनके लिए बताए गए थे। विमेन को बहुत प्योर और सेक्रेड माना जाता था हमारे कल्चर में। चाणक्य ने लिखा है कि जिस देश में महिला का सम्मान नहीं होता वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। ये चीज़ महाभारत से ली गई है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी महाभारत में यही कहा था कि जिस कुल, देश या राष्ट्र में महिला का सम्मान नहीं होता वो कुल या राष्ट्र नष्ट हो जाता है। तो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की विशेष बात हमारे दर्शन में की गई है। इसमें पहला है राइट टू प्रोटेक्शन। तो धर्म सूत्र के अनुसार महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार है और समाज की जिम्मेदारी है कि वो हर परिस्थिति में उनकी सुरक्षा करे। बौधायन ने कहा है कि महिलाओं की रक्षा धन से भी अधिक करनी चाहिए। पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है और अगर महिलाएं प्रोटेक्टेड हैं तो वो देश की उन्नति में भी योगदान दे सकती हैं। और ये विमेन का सिर्फ राइट नहीं है बल्कि विमेन की ड्यूटी भी है, उनका कर्तव्य भी है कि वो सद्बुद्धि से अपनी रक्षा खुद करें, अपनी सुरक्षा करें, और ऐसी महिलाएं एक जिम्मेदार नागरिक भी बनती हैं। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। तो वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था जो ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। लेटर पीरियड में ड्यू टू इनसिक्योरिटी उन्हें घर पर ही एजुकेशन मिलनी शुरू हो गई थी, जब सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं थी इतनी, लेकिन पहले उनके लिए राइट टू एजुकेशन क्लियरली प्रिस्क्राइब थी। आपस्तंभ ने लर्नेड विमेन की बात की है और कहा है कि विमेन जो है रिप्रेजेंट करते थे अल्टीमेट लिमिट ऑफ नॉलेज। तो महिलाओं जो है वो, महिलाएं ज्ञान की चरम सीमा है, इसलिए हर तरह की नॉलेज उनसे लेनी चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र लिखा है, उन्होंने उपाध्यायी शब्द का प्रयोग करके ये बताया कि फीमेल टीचर्स भी हुआ करती थी। फिर जिन लोगों ने वेदों में कंट्रीब्यूट किया उसमें 27 फीमेल्स भी थी जिन्हें ऋषिका कहा जाता था।
गार्गी और मैत्रेयी ऐसी ही दो ऋषिकाएं थीं जो बहुत लर्नेड स्कॉलर्स थीं, और ये इस बात का प्रमाण है कि एंशिएंट भारत में महिलाओं को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती थी और उनके इंटेलेक्चुअल डोमेन में कई अचीवमेंट्स भी थी। इसीलिए ओरिजिनल टेक्स्ट्स में और एक्चुअल सोसाइटी में भी विमेन वर अलाउड टू टेक एजुकेशन। नेक्स्ट है राइट टू मैरिज। तो वैदिक काल में लड़की को अपनी सहमति से विवाह करने का अधिकार था और उसकी इच्छा और कंसेंट के बिना उसकी शादी नहीं हो सकती थी। वेदों के अनुसार मिनिमम एज ऑफ मैरिज 16 ईयर्स थी और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सही समय पर और सही वर से अपनी बेटी का विवाह कराएं। पर अगर मैरिजेबल एज के 3 साल तक उसकी शादी ना हो तो लड़की को अपना वर खुद चुनने का अधिकार था, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। लेकिन एक बात ज़रूरी थी कि चाहे माँ बाप उसकी शादी कराएं या चाहे वो खुद शादी करें, एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि लड़की की योग्यता के अनुसार ही उसकी शादी होनी चाहिए। मतलब लड़की की क्षमता और योग्यता लड़की से कम नहीं होनी चाहिए, तभी दोनों में जो है कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी। तो कपल में कंपैटिबिलिटी इंश्योर करने के लिए दोनों पार्टनर्स की एबिलिटीज़ और क्वालिफिकेशंस और मेरिट देखा जाता था। सबसे बड़ी बात, इंटरकास्ट मैरिजेस भी अलाउड थी और लड़की की चॉइस और कंसेंट शादी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। इसीलिए आप देखते हैं स्वयंवर का कॉन्सेप्ट भी हुआ करता था जिसमें वो अपना हस्बैंड खुद चूज़ करती थी। फिर है रीमैरिज। महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार भी था। ज़रूरत पड़ने पर वो एक पति को छोड़कर दूसरे से विवाह कर सकती थी। अगर हस्बैंड गायब हो जाए या वापस ही ना आए या वुमन विडो हो जाए, विधवा हो जाए, या अगर उसका परित्याग कर दिया जाए, उसे अबैंडन कर दिया जाए, तो वो रीमैरी कर सकती थी। लेट मैरिजेस भी अलाउड थी। एंशिएंट भारत में ऐसी बहुत ऋषिकाएं हैं जिन्होंने अपने लेट 40s में भी शादी की थी। ये सब रेफरेंसेस जो हैं ये प्राइमरी सोर्सेज से लिए गए हैं, ना केवल वेद बल्कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी यह स्पष्ट लिखा है कि लड़की को अपनी इच्छा से विवाह करने की और दूसरा विवाह करने की भी अनुमति है। फिर ये राइट टू परफॉर्म रिचुअल्स, यज्ञ, ये पहले ही कवर किया है, आप ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। तो इसमें यही था कि पत्नी के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है। पत्नी के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता था। उसका राइट था कि वो रिलीजियस सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करे और पति पत्नी सभी रिलीजियस और इकोनॉमिक मैटर्स में बराबर के हिस्सेदार होते थे और पुण्य के फल भी वो साझा करते थे। यहाँ बात की गई है कि अनुलोम विवाह यानी हाइपोगैमस मैरिजेस भी समाज में कॉमन थी, जिसमें दूसरे वर्णों में खासकर अपने से नीचे वर्ण में भी शादी होती थी। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो विमेन के पास प्रॉपर्टी राइट्स थे। फैमिली की प्रॉपर्टी में हस्बैंड वाइफ दोनों की इक्वल ओनरशिप होती थी। विडो का राइट भी होता था उसकी हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। और आपस्तम्भ ने बताया है कि डॉटर्स को भी इनहेरिटेंस राइट्स दिए गए थे और उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स भी थे। कौटिल्य ने यह भी बताया है कि फादर की प्रॉपर्टी बेटे और बेटियां इक्वली इनहेरिट कर सकते थे। आप ये सब पॉइंट्स पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बाकी दिया है कि इसके अलावा बेटियों को शादी के बाद स्त्रीधन भी मिलता था जो उन्हीं की प्रॉपर्टी का एक शेयर होता था। अगर हम अनमैरिड गर्ल्स की बात करें तो उन्हें अपनी फादर की प्रॉपर्टी में अपने भाइयों का इक्वल शेयर मिलता था और मैरिड वुमेन जो थी उनको हस्बैंड की प्रॉपर्टी में शेयर मिलता था और जो विडो थी उसको अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में बच्चों के इक्विवेलेंट शेयर मिलता था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है स्त्रीधन, विमेन्स वेल्थ। तो स्त्रीधन का स्वरूप धीरे धीरे दहेज ने ले लिया, लेकिन वास्तव में ये दहेज नहीं था, ये स्त्रीधन था। तो पिता की संपत्ति में एक हिस्सा जो उसकी बेटी का होता था वो स्त्रीधन के रूप में अपनी बेटी को देता था वो। इसके अलावा उसको शादी के समय अपने माता पिता की ओर से जो भी संपत्ति मिलेगी और बाकी लोगों से भी उसे जो भी उपहार या गिफ्ट्स मिलते हैं वो भी उसका स्त्रीधन माना जाएगा। मनु ने 6 प्रकार के स्त्रीधन बताए हैं, बेस्ड मेनली ऑन द सोर्स एंड ओकेजन ऑफ गिफ्ट। और स्त्रीधन पर उसके पति का कोई भी राइट नहीं होता था। द वुमन वॉज द एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ स्त्रीधन। स्त्रीधन जो है पति सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में ले सकता था, क्राइसिस वगैरह में वो ले सकता था स्त्रीधन, वो भी अपनी वाइफ के कंसेंट से ही ले सकता था जब वो संकट में हो, सिर्फ तब। स्त्रीधन के इनहेरिटेंस की बात करें तो याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि माता का स्त्रीधन केवल उसकी बेटी को जाना चाहिए, बेटा उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं होगा। गौतम ऋषि ने भी कहा है कि डॉटर्स को और खासकर अनमैरिड डॉटर्स को इनहेरिटेंस में प्रायोरिटी मिलेगी। फिर विष्णु ने कहा है कि डॉटर्स जो है वो प्राइमरी एयर्स होंगी इनहेरिटेंस में।
इसके अलावा समय के साथ बेटे भी माँ का स्त्रीधन उस पर अपना अधिकार क्लेम करने लगे। तब ये नियम बनाया गया कि माँ की मृत्यु के बाद जो उसकी संपत्ति होगी वो सभी बच्चों में डिवाइड होगी। अब हम आते हैं इकोनॉमिक राइट्स पे। तो इकोनॉमिक राइट्स में है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो आर्थिक अधिकार में प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड की बात की गई है। प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का राइट सबको था, उसे खरीदना, बेचना, दान करना, गिरवी रखना, ये हर कोई कर सकता था। इसके साथ ही लैंड लीजिंग भी प्रैक्टिस होती थी। बताया जाता है कि खेती की ज़मीन कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। ज़मीन जो है वो एक व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन उससे निकलने वाले अनाज पर सबका अधिकार होता है। तो राजा का भी एक कर्तव्य था कि वो खेतों को खाली ना रहने दे। इसीलिए पट्टे की या लीज की व्यवस्था बनाई गई थी, ताकि जो लोग खुद खेती नहीं कर सकते वो ज़मीन की ओनरशिप अपने पास रखते हुए किसी और को खेती करने के लिए लीज पर दे दे, ताकि उस भूमि से उपज होती रहे। तो राजा ये सुनिश्चित करेगा कि खेती की कोई ज़मीन खाली ना रहे। ये ना केवल लैंड ओनर का लॉस है, बल्कि इकोनॉमी का भी लॉस है, क्योंकि पोटेंशियल प्रोड्यूस जो निकल सकता है वो उसका लॉस होगा। अगर खेती की ज़मीन खाली रह जाती है तो कुछ लोगों का राइट टू फूड जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। तो लैंड लीज करने के साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि खेती का काम बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पूरी इकोनॉमी का जो है आधार एग्रीकल्चर होता है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ पशुपालन या जैसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, वो भी एक मुख्य व्यवसाय था। लाइव स्टॉक के वेलफेयर के लिए जो है चरागाह, जिसकी मैंने पीछे भी बात की, ग्रेजिंग लैंड्स, ऐसी सुविधाएं दी जाती थी। और पशुओं के साथ अत्याचार करना या उन्हें कष्ट देना बिल्कुल वर्जित था। उनके प्रति भी दया और संवेदना ज़रूरी थी। तो एनिमल वेलफेयर पर जो है बहुत एम्फसाइज किया गया था। नेक्स्ट राइट ये है कि राजा जो है उसको लग्जूरियस आइटम्स के इंपोर्ट पर हैवी टैक्सेस लगाने का राइट था। इससे लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन मिलता है। तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी राजा का दायित्व था। इसीलिए गांव की ज़रूरत गांव से पूरी हो, शहर की ज़रूरत शहर से पूरी हो, ज़िले की ज़िले से, देश की देश से, और जब कहीं से ज़रूरत पूरी ना हो पाए तभी विदेश से इंपोर्ट किया जाए, ऐसा नियम था। तो इसीलिए लग्जूरियस आइटम्स पर आज भी हम देखते हैं हैवी टैक्सेस लगाए जाते हैं, क्योंकि जो सेल्फ रिलायंस है इकोनॉमी में उसे प्रमोट करना और लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट करना ज़रूरी था। तो आज के टाइम पे वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जो ऐसी पॉलिसीज़ हैं, और लग्जरी आइटम्स पर हाईएस्ट स्लैब जीएसटी का लगाया जाता है, ये भी इन्हीं सब प्रिंसिपल्स का रिफ्लेक्शन है। फिर वाटर डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो पानी का बंटवारा प्रांतों के बीच कैसे हो ये भी बताया गया है। पानी पर कोई राइट क्लेम नहीं कर सकता, ये एक एसेंशियल और शेयर्ड नेचुरल रिसोर्स है। वाटर क्राइसिस में वाटर का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसमें किसी की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। जल का विभाजन यानी वाटर का डिवीजन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका सदुपयोग होना चाहिए। इस पर बहुत एम्फसाइज किया गया है। आज भी हम देखते हैं कई स्टेट्स के बीच में वाटर का डिस्प्यूट चलता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वाटर का सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जाए और सबके कोऑपरेशन के साथ कोऑपरेट करके सब उसका इक्विटेबल यूज़ करें। अब है इकोनॉमिक क्राइम्स। तो आर्थिक अपराध जिसे कहते हैं कि गलत तरीके से संपत्ति आ रही हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए, वरना वो आर्थिक अपराध होता है, अनड्यू एनरिचमेंट। तो आज भी आप देख सकते हैं इंडियन एविडेंस में एक्ट में ये सारी इलस्ट्रेशंस दी गई हुई हैं। जैसे चोरी का सामान खरीदने का अधिकार किसी को नहीं है। चोरी की संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति अगर इस बात से अनजान है कि वो प्रॉपर्टी चोरी की है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, लेकिन खरीदने के बाद अगर उसे पता चलता है कि वो चोरी की थी और फिर भी वो अपने पास रखता है तो वो व्यक्ति भी लायबल होगा। मार्केट रेट से कम मूल्य पर अगर वस्तु खरीदने और बेचने पर आप भी उसके भागीदार माने जाओगे और चोरी के लिए आप भी जो है वो लायबल होगे। जो भी बुद्धिपूर्वक चोरी का मतलब नोइंगली जो भी चोरी का धन प्राप्त करता है या स्वीकार करता है वो भी चोर के समान ही दंडनीय होगा। यानी इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि रिच होने में गलत बात नहीं है, लेकिन अनड्यू एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए। यानी अर्थ और धर्म के अनुसार ही अर्थ और काम जो है वो धर्म के अनुसार होने चाहिए, वरना भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ता है, जिससे इकोनॉमी पर बहुत डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी को क्षति पहुंचती है। अगर हम बात करें इसकी तो धर्म सूत्र में कर्तव्य और अधिकार बताए गए हैं। सिटीजनशिप का एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें एनिमल्स को भी नागरिक माना गया है।
मॉडर्न गवर्नेंस के कई कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी इनमें डेवलप हो चुके थे। तो हम ये कह सकते हैं कि धर्मसूत्र ने ही हमारे सामाजिक और संवैधानिक विचारों की नींव रखी है जो आज भी हमारी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ कर्तव्य एंड अधिकार, एंड वी ऑल्सो कम टू द एंड ऑफ यूनिट 1. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई कन्वे माई स्पेशल थैंक्स टू सीमा मैम एंड विक्रांत सर, जिनकी गाइडेंस से आज मैं ये सब आपको डिलीवर कर पा रही हूँ. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.